ड्यूअल नेचर पढ़ना आज हम लोगों को। ड्यूअल नेचर मीन्स टू टाइप्स हैं, टू बोलना चाहिए, टू कैरेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ड्यूअल नेचर मीन्स क्या होता है, यानी ड्यूअल मीन्स क्या, ट्वाइस, डबल, है ना, टू कैरेक्टर्स। तो हमें टू कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, किनके, रेडिएशन एंड मैटर के। लाइक हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी, दैट इज ड्यूअल नेचर। बट ड्यूअल नेचर से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे इमिट हो सकते हैं। लाइक नंबर वन, इट मे बी थर्मो आयनिक इमिशन। थर्मो आयनिक इमिशन मीन्स क्या होता है कि जब हम हीट से इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट करवाएं यूजिंग हीट, दैट इज नोन एज थर्मो आयनिक इमिशन। एंड द सेकेंड वन इज फील्ड इमिशन। It is also possible that we can eject the electron from the surface of metal using electric field, that is known as field emission. And the last, that is most important for us because यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, that is photo electric emission. That means जब हम लाइट किसी सरफेस पे डालते हैं, मेटल के सरफेस पे, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होते हैं, एंड दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है, दैट इज हर्ट्ज ने ये देखा कि भाई जब हम किसी मेटल पे लाइट डालते हैं तो उसकी सरफेस से क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। बट इनिशियली इजीली नहीं निकल पाए इलेक्ट्रॉन, बिकॉज उन लोगों को क्या करना पड़ा, लाइट के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करना पड़ा। एंड जैसे ही उन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एक मेटल से यानी कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गए। लेकिन बाद में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, दैट मीन्स जब हम मेटल के सरफेस पे क्या डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं, एंड वो इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नाउ क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? Number of particles, number of photons falling per unit area of metal is known as, per unit area per second is known as intensity of light. So more the number of photons falling on the surface of metal, more will be the photoelectric current. तो नंबर वन ग्राफ जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में आना हम लोगों को ग्राफ ही है, इसलिए ग्राफ को बहुत अच्छे से स्टडी करना है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ क्या बताता है हमें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ अ नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन एनोड, जैसा मैंने बताया कि हमने कैथोड पे लाइट डाली और कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में दो इलेक्ट्रोड थे, कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे जब उन्होंने लाइट फॉल की तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर हम एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें ऑन एनोड, photoelectric current is found to decrease at certain stage. The photoelectric current becomes zero, and for certain value of negative potential on anode, this minimum negative potential is known as stopping potential or cut off potential. Now एक definition जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है, what is stopping potential? So it is the negative potential applied on the anode so that the ejection of electrons stopped and photoelectric current becomes zero. That stopping potential is represented by V naught. Now photoelectric current is directly proportional to intensity of light, जिसका ग्राफ हमने ये पढ़ा और ये दिख रहा है हमें कि ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स जैसे से हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इंक्रीज करेंगे, photoelectric current also increases. Now what is the effect of potential on photo current? तो ये डिफरेंट केसेस हमें दिख रहे हैं। I1, I2, I3 are representing the intensities. We can clearly see that if we increase the intensity, photoelectric current, saturation current also increases. But there is no effect on stopping potential. Stopping potential remains constant. So it shows that stopping potential is independent of intensity. But photocurrent is directly proportional to intensity. इंटेंसिटी के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं।
So stopping potential does not depend on intensity of light. Only photo current depends on the intensity of light. ये ध्यान रखना है, चैप्टर ज्यादा मार्क का नहीं है, 4-5 मार्क मैक्सिमम हो सकते हैं, बिकॉज एटम, न्यूक्लियाई और ये चैप्टर मिला के 12 मार्क का है। तो 4 मार्क के हिसाब से हमें देखने क्या आ सकता है इसमें, ग्राफ्स आ सकते हैं, डेफिनेशंस आ सकती हैं, 1 to 2 मार्क के छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, मैक्सिमम 15, 20, 30 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड जो ये वीडियो है इसमें हम लोग ये कंप्लीट करना चाहेंगे कि ये वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले, उसी से रिवाइज हो जाए। बाद में हमें ऐसा नहीं कि हम 1-2 घंटे बैठ के इस चैप्टर को रिवाइज करें, इतना टाइम नहीं देना इस चैप्टर को। मैक्सिमम 4 to 5 मार्क का चैप्टर है बस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ। नंबर 1 इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 2 इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ हमें बस यही बताना चाहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बस क्या डिपेंड कर रहा है, फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। As we increase the frequency, stopping potential also increases. It becomes more negative because हम एनोड पे अप्लाई करते हैं। तो stopping potential is directly proportional to frequency. Photoelectric current does not depend on frequency of light. Photoelectric current में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं। फोटोइलेक्ट्रिक करंट सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, लेकिन क्या फोटोइलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा है? नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है किस पे? इंटेंसिटी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो 3 ग्राफ्स देखे अब तक हमने। फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम आते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। नाउ आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मेटल है उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होंगे जब उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन. So the minimum amount of energy required to eject the electron from the surface of metal is known as work function, and as we know the energy is h nu. So in this case nu, that is frequency, is threshold frequency, nu naught. This is known as threshold frequency. Minimum frequency required to eject the electron from the surface of metal is known as threshold frequency. सपोज हमने मेटल के सरफेस पे ई एनर्जी जो है वो इंसिडेंट की, तो ई इक्वल्स टू एच न्यू। नाउ हमने ई एनर्जी मेटल के सरफेस पे डाली, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रेशोल्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन एब्जॉर्ब कर लिया, उसने यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए। मतलब जब हमने वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी सरफेस पे डाली तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, पॉपअप होगा, लेकिन उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। बट सपोज हमने मोर देन वर्क फंक्शन एनर्जी अप्लाई की ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, then electron will eject with some kinetic energy. So kinetic energy is the difference of energy applied on the surface minus work function. So h nu minus h nu naught is equals to kinetic energy. In short, अगर हमने केवल वर्क फंक्शन जितना एनर्जी दिया तो ये दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? जीरो। उससे भी कम एनर्जी अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा? जब अप्लाइड एनर्जी, जो फॉलिंग इंसिडेंट रेज ऑफ एनर्जीज ऑफ रेज है, दैट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। लेस देन वर्क फंक्शन में कोई इजेक्शन नहीं होगा। इक्वल टू वर्क फंक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा। मोर देन वर्क फंक्शन अगर एनर्जी हुई तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। नाउ वी नो वोल्टेज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वी नॉट, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम डिनोट करते हैं तो हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, इजेक्ट होने से स्टॉप होने के लिए जो वर्क डन किया, दैट इज इक्वल्स टू ईवी नॉट, एंड ऑब्वियसली दैट शुड बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अगर
काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट से रोकना है तो हमें उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा जितना कि उस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी। So that work done should be equals to kinetic energy. So हमने काइनेटिक एनर्जी की प्लेस पे क्या पुट किया, EV नॉट। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो पुट हाफ mv स्क्वायर अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। बट इन केस अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है न्यूमेरिकल में तो क्या पुट करेंगे, EV नॉट। अब हमने पूरी इक्वेशन को E से डिवाइड कर दिया, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। In this way we get a Einstein's photoelectric equation, that is V naught equals to h by E nu minus h by E into nu naught. Now we're comparing with the standard equation of straight line, that is y equal to mx plus c. हमें स्लोप मिल जाता है इस लाइन का h by E and y इंटरसेप्ट मिल जाता है minus h nu naught by E, that is phi naught by E, वर्क फंक्शन by E. नाउ ये जैसे ग्राफ है हमारे पास बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है अभी हमारे पास। नाउ यू कैन सी दैट द ऑल द लाइंस आर पैरेलल बिकॉज द स्लोप्स आर सेम, बट इनके नेगेटिव एक्सिस पे जो हमें वर्क फंक्शन मिलेगा, मतलब हमें जो इनका इंटरसेप्ट मिलेगा वो डिफर करेगा। इसके केस में इंटरसेप्ट यहाँ मिलेगा और सेकंड वाले के केस में इंटरसेप्ट और आगे मिलेगा आपको। सो ये इंटरसेप्ट हमें क्या देता है, दैट इज इक्वल्स टू फाई नॉट बाय ई। और जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा ये इंटरसेप्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? तो हम इससे मेटल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं विच कैन इजीली इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। मोर द वैल्यू ऑफ दिस इंटरसेप्ट, लेस विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectron varies linearly with the frequency of incident radiation. काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया दैट मींस अप्लाइड एनर्जी को इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अगेन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे एक ही चीज डिपेंड कर रही है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड, for a frequency nu of incident radiation lower than the cutoff frequency nu naught, no photoelectric emission is possible even if the intensity is large. बिकॉज इंटेंसिटी यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं करती है। जब भी हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने हैं तो हमको मिनिमम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन। So as long as there is not the minimum energy is applied, that means the energy applied energy is less than work function, no photoelectron emission is possible. कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, विच एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से जो हमने कंक्लूजन लिया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, minimum frequency required for photoelectric emission is threshold frequency below which emission is not possible. Photoelectric emission is instantaneous, time lag is less than 1 nanosecond. मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अभी लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन कुछ 1-2 घंटे बाद निकल रहा है, ऐसा नहीं, इंस्टेंटेनियस है। क्या टाइम लैग होता है, दैट इज जस्ट 1 नैनोसेकेंड। कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं हमारे पास, एग्जांपल देखें हम एनसीईआरटी का। मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने अप्लाई की है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, द पावर इमिटेड इज आल्सो गिवन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर इमिटेड बाय द सोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार देखा गया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना। सबसे पहले हम एक फोटॉन की एनर्जी निकालें तो वो होगी h इंटू न्यू करके। h क्या होता है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू बोर्ड के पेपर में गिवन होती है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है। नाउ E आ गया हमारे पास जूल्स में। नेक्स्ट पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम एंड द पावर इज गिवन एंड हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, सो टाइम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 1 सेकेंड। तो पावर इनटू टाइम कर दें तो टोटल एनर्जी जो हमने उस सरफेस पे अप्लाई की वो मिल जाती है। नाउ दिस टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन गिव्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, दैट इज पावर इनटू टाइम, जो टाइम हमेशा 1 सेकेंड मिलना है। सिंपली
यहाँ पर फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एच न्यू और हमें आंसर मिल जाता है। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम is 2.14 electron volt. Find the threshold frequency for cesium, wavelength of incident light, or if the photocurrent is brought to zero by stopping potential of 0.60 volt. Stopping potential given है, work function given है हमें, work function is 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 1.6 10⁻⁻19 से। इससे हमें वर्क फंक्शन मिल गया, एच नोन है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमें क्या चाहिए, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, अप्लाइड एनर्जी जो हमने लगाई है, जो हमने एनर्जी, जिस एनर्जी की लाइट को हमने सरफेस पे फॉल किया है उसका वेवलेंथ फाइंड करना है, नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही क्या होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ईवी नॉट से, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट से जो ऑलरेडी गिवन है, यानी ईवी नॉट प्लस पाई नॉट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एनर्जी। नाउ वी नॉट इज गिवन 0.6 ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है इसलिए मैंने इनटू ई किया है। ई कॉमन लेके हमारे पास एक टोटल एनर्जी आ गई। ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी की लाइट हमने सरफेस पे इंसिडेंट की है और हमें इस लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है। नाउ ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्बडा। एच नोन है, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ई 2.74 अपॉन में ले लिया हमने, सॉल्व करके हमारे पास एनर्जी आ जाती है 454 नैनोमीटर। क्लियर है, वेवलेंथ आ गई हमारे पास, क्या आ गई इससे 454 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ किसकी आई, इंसिडेंट लाइट की। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोली होती तो वो हम यहाँ से निकाल सकते थे एच सी बाय लैम्बडा नॉट लगा। कभी भी अगर क्वेश्चन में तुमसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाय लैम्बडा नॉट। ये लैम्बडा नॉट क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जैसे हमने बात की मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, वैसे ही मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ के केस में आप मैक्सिमम वर्ड यूज करोगे और फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम वर्ड यूज करोगे। डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, हमें पता है कि वैसे तो हम लोग ये चीज़ें 11th में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद ये एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन ये पूछी जाती है। तो इस तरह से हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट निकाल ली। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, हम लोगों ने वेव नेचर पढ़ा है, हम लोगों ने रे नेचर पढ़ा है, नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो वेव की तरह बिहेव करता है, क्यों, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लैम्बडा जो होता है दैट इज एच बाय पी, यानी कि एच अपॉन एम वी, मोमेंटम। नाउ अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, यानी बड़े पार्टिकल्स की बात करें तो उनका वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, पार्टिकल की तरह। लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, तो इनका मास बहुत कम है, और मास अगर कम है तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। दैट मीन्स वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, वेव की तरह। उनका वेव नेचर ज्यादा होगा और पार्टिकल नेचर कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टिकल नहीं है, वो दोनों ही हैं। दैट्स व्हाई हम इस चैप्टर को क्या बोल रहे हैं, ड्यूअल नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और वेव की तरह भी। इवन अगर तुम्हें पता हो तो हमने पढ़ा है कि बोहर पॉस्टुलेट को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में इस तरह वेव्स की तरह मूव करता है ऐसा, इक्वल वेव्स होंगे इस तरह से। तो ये क्यों पढ़ा था हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह।
नाउ इसी से एक रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर। हम सबसे पहले इसका रिलेशन मोमेंटम से निकालते हैं, तो हमने m मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नाउ दिस बिकम p स्क्वायर, तो p आ गया, मोमेंटम आ गया √2m के। वो मोमेंटम हम यहाँ पुट कर दें तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाएगी यहाँ से। इवन अगर हम काइनेटिक एनर्जी की जगह EV नॉट पुट कर दें तो हम लोग यहाँ से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी इन केस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। यानी अगर हमने एक एनोड पे सॉरी कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन स्टॉप हो जाता है, एंड वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, सो हम अप्लाई करेंगे 1.227 बाय रूट वी नॉट नैनोमीटर। ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा हमारे पास? नैनोमीटर में। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस पे न्यूमेरिकल। जैसे हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखें तो उसमें तुम लोगों को जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट गिवन है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी वेवलेंथ की? 0.1227 नैनोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैंने बोला मुश्किल से 15 से 20 मिनट 30 मिनट का चैप्टर है, इसको इससे ज़्यादा टाइम डिवोट मत करना। और आना कितने मार्क का है? 4 मार्क का। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो ग्राफ हो गए हमारे, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल आ सकता है 1 to 2 मार्क का, या डेफिनेशन हो सकती है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे ये न्यूमेरिकल जैसा मैंने बताया 2 मार्क में बहुत कॉमन है। या फिर आपको न्यूमेरिकल किस पे मिल सकता है? जो हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने एक ये बताया तुम्हें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वाला। क्लियर है? For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.